ऑब्जेक्ट प्रपोजल, इसका लास्ट जो इसका कंटेंट था, इसमें आ जाता है फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट ऑफ द प्रपोजल। हमने मतलब बताना है कि हमें इस प्रपोजल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने डिस्क्राइब करनी इस प्रपोजल में। मीन्स इस जो भी टॉपिक दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, करने से पहले पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब साइंस फील्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देयर आर मेनी फील्ड्स इन साइंस प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द एकेडमिक एज अ ह्यूज मनी प्रॉब्लम इन द साइंस, दैट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि मनी प्रॉब्लम हर इंस्टीट्यूशन में रहता ही रहता है। दैट्स वाई बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क से रोका जाता है कि कुछ चीज़ टूट जाएगी तो वो मतलब उतनी ही एक्सपेंसिव होती है। दैट्स इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन आर इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव अ ह्यूज मनी प्रॉब्लम in our science field. उसमें सेल्फ एक्सप्रेशन, इंडिपेंडेंट रिसर्च, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्सेट्रा, ये चीज़ें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट रिसर्च करने पर कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्री नहीं होता है। और सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट आर नॉट प्रोवाइडेड एट अ हाई लेवल, ये सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हाई लेवल पर भी प्रोवाइड नहीं की जाती। जब हाई लेवल मीन्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो इन चीज़ों को देखा भी नहीं जाता हो। Moreover, less time is required to assign for the practical work. It's a definitely 100% true fact कि less time required किया जाता है practical works के लिए। तो practical works को ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती किसी भी इंस्टीट्यूशन में। ओके प्रैक्टिकल है, ओके देन डू इट एंड देन लीव इट, ये चीज़ें मतलब होती हैं। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये प्रपोजल उसने लिखा और इसमें देखिए उसने सिर्फ मेन प्रॉब्लम्स अपनी डिस्क्राइब किए विद इन 4 to 5 लाइन एंड दैट्स इनफ। आपने जो प्रपोजल राइटिंग में प्रॉब्लम्स हैं उनको मैक्सिमम तो 3 to 4 करें और अगर उससे भी थोड़ा सा मैक्सिमम हो जाता है तो 4 to 5 पर, इससे ज़्यादा लाइन में इसकी प्रपोजल को प्रॉब्लम्स को ना डिस्क्राइब किया जाए। अब हम इसके सोल्यूशन देखते हैं। जाहिर सी बात है अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। अगर कोई नेगेटिव फॉर्म होती है तो पॉजिटिव होती है तो उसका नेगेटिव भी होता है। तो इसी तरह से प्रॉब्लम्स हैं तो सोल्यूशन भी हम डिस्क्राइब करेंगे। अब उन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ साइंटिफिक मेथड इज easy the learner applies his ability previously acquired knowledge experience to new situation and the challenges. It analyzes the current problem and the situation in multiple ways, generate the solution, determine the practical solution and applies it. अब देखिए इस solution में उसने सिर्फ जो प्रॉब्लम डिस्क्राइब की गई थी सिर्फ उसी के solution को डिस्क्राइब किया है, कोई इस एलिमेंट इसमें बात नहीं की और आपने solution को भी 3 to 4 लाइन्स में एंड कर देना, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाना। और इनकी जो लेंथ है इनको आपने जितनी लेंथ बताई जाएगी उसी लेंथ में आपने इसको कंप्लीट करना है, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं जस्ट इन दिस इज समरी है जस्ट इन 200 वर्ड्स, ये तो बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे तो वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको एक स्पेसिफिक लेंथ दे दी है। क्योंकि अब ये प्रपोजल अगर आप किसी हायर लेवल पे भी करें, ऑफिशियल लेवल पर भी, तो वहाँ पर भी आपको एक प्रपोजल पेज दिया जाएगा, उसी पे आप लिखेंगे तो उससे भी आपको एक लेंथ दी जाएगी कि विद इन 200 वर्ड्स आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना ही करना है। सो इट्स अ बेसिक थिंग इन प्रपोजल राइटिंग। तो इसकी प्रॉब्लम देखें, इट डिवाइड द comprehensive पावर, facilities are more relevant of the pupil, it develops the pupil's ability to analysis and the synthesis, and it develops the maximum time for the practical work. जो आपको पीछे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं उन्हीं के सोल्यूशन है, आपने यही करना है। अब आप ये ना हो कि आपने अगर प्रॉब्लम कोई ऐसी लिख दी उसका सोल्यूशन नहीं लिखा, सो इट्स अ इररिलेवेंट थिंग इन योर प्रपोजल। सो मेक श्योर कि आप जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं आपके सोल्यूशन भी उसी तरह के ही हों। तो प्रपोजल राइटिंग में ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। हर पॉइंट को प्रपोजल राइटिंग में देखना आपके लिए ज़रूरी है, उसकी लेंथ को, उसमें जो आप वर्ड्स ऐड कर रहे हैं उसको, उसमें लैंग्वेज को, उसमें किस तरह की आपकी वर्डिंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। किस तरह की कंप्रीहेंशन आपकी, किस तरह की ग्रामर है, ये सारी चीज़ें आपको प्रपोजल राइटिंग में देखनी पड़ती हैं। अब हमारे पास इसका जो लास्ट कंटेंट है वो आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब आपने क्या करना होता है, कंक्लूजन में आपने अपना जो पूरा प्रपोजल है उसको आपने प्रिसाइज करना होता है, तकरीबन 8 to 10 लाइन। इन 8 to 10 लाइन्स आपको अपना कंक्लूजन जो होता है वो एंड अप करते हैं।
अतः आपने अपने कंक्लूजन में ये बताना है कि किस तरह